what is your take or your opinion on branded versus generic? Now I'll be very open about this and I talk to my patients every day about this. थोड़ा सा expensive होता है but पैरासिटामोल की डोलो 650 के बारे में बहुत गलत बोलते हैं लोग कि डोलो 650 अरे वो लोगों के मुंह पे रह गया था कोविड के टाइम पे तो लोगों ने खरीदा। वेपिंग से भी कैंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, शायद हो भी सकता है। यस, निकोटीन से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इन इंडिया इवन इफ द वेपिंग कम्स, इलीगल प्रोडक्ट्स इतनी जल्दी बैन नहीं होंगे। एस्थमा और सीओपीडी के बारे में आई वांट टू क्रिएट एज मच अवेयरनेस एज पॉसिबल अबाउट दीस टू कंडीशंस। 60 इयर्स की आपने चूल्हे में कभी काम किया? हाँ, वो तो 15 साल की थी तभी काम किया था, 16 साल की गाँव में थी तब। लेकिन उससे क्या होता है? मैं बोला वही तो लंग डैमेज करके चले गया। एक हुक्का 100 सिगरेट के बराबर, तो एक जो फूंकना होता है वो भी इसके बराबर ही होता है। अभी ये तो सब ट्रीटमेंट की बात हो गई, बराबर। मैं समझता हूँ कहीं अगर कॉस्ट बचाई जा सकती है, मे बी वन ऑप्शन इज कि दवाई, जैसे आप बोलो ब्रांडेड दवाई या जेनेरिक दवाई। So, what is your take or your opinion on branded versus generic? Now I'll be very open about this and I talk to my patients every day about this. हाँ. कुछ पेशेंट सामने से पूछते हैं जेनरिक लेना है, तो मतलब व्हाट इज जेनरिक? हमने पढ़ा है जेनरिक फार्मा में, फार्माकोलॉजी में, कि जेनरिक मींस एक्चुअली जेनरिक मींस द कंटेंट नेम, जेनरिक नेम ऑफ द ड्रग। इट इज नॉट कि कोई सस्ती दवाई। तो जेनरिक वर्ड यूज करके अंडर द व्हील ऑफ जेनरिक, कल को मैं कंपनी में काम करता हूँ, फार्मा कंपनी में, मैंने उसके अंदर अपनी महीने की इनकम मेरी 50,000 थी, मेरी ₹1,00,000 होगी, मैं रीजनल मैनेजर हो गया, नेशनल मैनेजर हो गया, और मैंने अपनी एक दुकान में बाहर में वहां से मैंने अपना खुद का काम, खुद की फैक्ट्री है। मतलब देखो सामान मिलता है, सामान आपका पैरासिटामोल का सामान, इसका सामान एक क्रूड फॉर्म में मिलता है, उसको प्रोसेस करके फिर आपको वो अपने पैकेजिंग में डालना पड़ता है। वे प्रोटीन कंपनी का मिलता है जो इंडिया में 1-2 कंपनीज देती हैं, वो कंपनियां फिर से वे प्रोटीन निकाल के फिर उसको अलग अलग डब्बे में पैक करते हैं, तो उसका अलग अलग टेस्ट होता है और उसको प्रोसेस किया जाता है। तो सेम ड्रग्स के मामले में भी है। अब मैं अगर कोई कंपनी में 2 लाख में काम कर रहा था पहले और मैंने छोड़ छाड़ के अपनी कंपनी खोल दी, तो डेफिनेटली मैं उसको कम पैसे में बेचूंगा ताकि मार्केट में मैं जी सकूं। तो वो वैल्यू ब्रांड की, प्रोडक्ट की, ब्रांड तो कोई ऐसा ही होगा, जैसे अगर एग्जांपल है पैरासिटामोल की डोलो 650 के बारे में बहुत गलत बोलते हैं लोग कि डोलो 650 अरे वो लोगों के मुंह पे रह गया था कोविड के टाइम पे तो लोगों ने खरीदा। इजी टू यूज और 650 मिलीग्राम। कैल्पोल भी आती 650। उसके बाद लोगों ने बोला नहीं कैल्पोल लेती हूँ मैं, डोलो नहीं लेती हूँ। मतलब क्यों? तो रीजन क्या? नहीं, वो डोलो का कुछ तो प्रॉब्लम था। मेरा प्रॉब्लम नहीं था, उससे फीड किया जाता है आपको, आपके थ्रू ही फीड किया जाता है। कैल्पोल भी सेम है, डोलो भी सेम है, आप कोई भी यूज करो, ब्रांड कॉस्ट भी ऑलमोस्ट ऊपर नीचे सेम होगी। अब जेनरिक लोगों को समझना पड़ेगा, जेनरिक इज द कंटेंट नेम। तो हम लोग जब भी लिखते हैं, आजकल तो डॉक्टर्स लिख के प्रिंट करके देते हैं जेनरिक नेम उसके अंदर। जेनरिक ब्रांड अगर कोई बोलता है तो वो कोई लोकल शॉप्स हैं, लोकल फैक्ट्रीज हैं जो बना रही हैं और सस्ते में बना रही है। अब उसमें कितने हैवी मेटल्स हैं, कितना गंदा पानी यूज किया है, कितना क्या यूज किया, वी डोंट नो। उसके कितने हेल्थ चेक्स होते हैं या फिर उसके कितने सर्टिफिकेट्स हैं, हमको नहीं मालूम। तो हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन जहाँ कुछ ड्रग्स काम करते हैं तो करते हैं। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, मैंने वहाँ का इनहेलर खुद पे यूज करके देखा, मेरे को 4 बार लेने के बाद इफेक्ट आता था। पेशेंट का भी वही कंप्लेंट था। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, गवर्नमेंट अपने से हम लोग से ज्यादा हमारे टैक्स मनी का जो यूज कर रही है वो यूटिलाइज प्रॉपर कर रही है। लोगों को दिखता नहीं वो चीज, वो लाके तो दे रही है कम से कम। यूके जाओ, यूएस जाओ, 3-3 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिलती है, यहाँ पे कम से कम दवाई तो मिल रही है। बाकी आपको भी गवर्नमेंट नहीं बोलती मैं पूरा साल खिलाऊंगी, आपको भी अपने जेब से, आपको नहीं आना हमारा इनके इनहेलर से, आप बाहर से अच्छा वाला इनहेलर खरीद लो। अब वो अच्छा वाला इनहेलर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट काम करता है। अब एक्सपेंसिव में भी जब मैं ब्रांड्स देखता हूँ तो मैं इनहेलर जब यूज करके देता हूँ तो 4 में से 2 पेशेंट बोलते हैं कि ये चीज से मुझे सब तकलीफ बहुत हो रही, तो मैं वो बंद ही कर देता हूँ। मे बी वो दवाई से कुछ शायद उनको इफेक्ट नहीं आ रहा है। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, सर हम ये वाला ले रहे ना, जो पहले वाला पंप लेते थे उसमें आराम था, दवाई वो भी सेम है, दवाई ये भी सेम है, दोनों सेम कंपनी का है, बट मोड ऑफ डिपोजिशन एक गोली वाला है और एक पंप वाला है। तो पेशेंट को क्या लगता है कि मैं तो ब्रांडेड ले रहा हूँ या जेनरिक ले रहा था, जबकि दोनों सेम ही है। तो हमको उनको समझाना पड़ता है दोनों सेम कंटेंट है, दोनों सेम कंपनी से या ऑपोजिट कंपनी का, आप यूज करिए और देखिए नहीं आराम आया तो हम उसके हिसाब से फिर आगे। ब्रांड हर एक कंपनी अच्छा बनाती है और वो एक कंपनी ने कोई ब्रांड लॉन्च किया तो 10 कंपनियां उसको लॉन्च करेंगी। अब जो हॉस्पिटल जो भी कंपनी का ब्रांड लाना चाहता है वो ला सकता है। पब्लिक को अगर हॉस्पिटल का नहीं जम रहा है कि मेरे को ये बहुत महंगा पड़ रहा है, तो कुछ हॉस्पिटल्स अलाउ करते हैं बाहर से लाने के लिए, वो भी कर सकते हैं। राइट, अमेजिंग। कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि जेनरिक
मुझे ये जेनरिक में मिल जाएगा, तो मैं बोलता हूँ आप ले लीजिए, कोई भी दवाई से अगर आपको कोई तकलीफ हुई तो वो मत लेना, फिर ब्रांडेड ही लेना, मतलब ब्रांडेड मतलब जो मार्केट में मिल रहा है इन शॉर्ट। तो वैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आई डोंट डिनाई जेनरिक और द वर्ड जेनरिक लाइक जो सस्ते में मिलती है दवाइयाँ, बट आई टेल देम एट द सेम टाइम आई हैव गिवन यू द मोस्ट कॉमनेस्ट मेडिकेशंस, जो मिल जाए आप ले लो, कोई इशू नहीं है इसमें ऐसा। अच्छा, और उस पे आते हैं यार, वो बहुत आई थिंक इम्पोर्टेंट डिबेट है या इम्पोर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस है ऐसा मुझे लगता है। अभी यू बीइंग अ चेस्ट फिजिशियन, तो यू मस्ट हैव डेल्ट विद अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ स्मोकिंग एंड वेपिंग, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, तो अब वो स्मोकिंग को रिप्लेस करने के लिए ला रहे हैं वेपिंग, मतलब लाया हुआ है, इंडिया में तो है नहीं, आई थिंक कुछ स्टेट्स में लीगल है, अदरवाइज इलीगल है। But what is your opinion about vaping as opposed to smoking? So we'll go back to the history of vaping. US और UK में वेपिंग लाया गया था बिकॉज स्मोकर्स बहुत बढ़ चुके थे। आज से 1980s में स्मोकिंग डॉक्टर्स चॉइस करके स्मोकिंग दिखाई जाती थी। There used to be ads in which this smoke is used by a doctor, so it is doctor's choice and it's to be sold in that name. If doctors can take it, then anyone can take it. Then when after 20 years they found out the causation effect कि इसमें cancers और COPD और asthma, reactive lung disease सब हो रहा है, तो then they understood कि we have to stop somewhere, and then the smoking में statutory warnings, all warnings started coming up. UK में 2019 में there was a case in which before that they used to use a lot of smokes, so this vaping was launched. Vaping was launched actually to curtail this smoking. It is a vapor based electronic cigarette है, बट देन पहले के ज़माने में 2019 में देयर वाज सम इलीगल प्रोडक्ट्स इन दैट, जो सामान था वेपर का वो इलीगल था और ख़राब था, जैसे मैं बोला ना उसमें हेवी मेटल्स वगैरह कुछ होंगे या कुछ तो था, जो केमिकल्स थे वेरी इलीगल। उसकी वजह से द पेशेंट स्टार्टेड डेवलपिंग लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ वेपिंग, निमोनियाज हो गए, ई सिगरेट इंड्यूस्ड लंग इंजरी हो गया, वाइटिश लंग्स हो गए पूरे, एंड दे टू गेट एडमिटेड फॉर दैट, एंड समटाइम्स वो लंग डैमेज हो जाते थे। बट देन दे स्टार्टेड बैनिंग दोस इलीगल products in India. Even if the vaping comes, illegal products इतनी जल्दी बैन नहीं होंगे, इसलिए वो वेपिंग आएगा भी, लोग यूज भी करेंगे, तो इलीगल प्रोडक्ट्स को भी बैन करना पड़ेगा जो वो केमिकल को रिप्लेस, नॉर्मल केमिकल को या वेपर को रिप्लेस कर रहे हैं। अब वेपिंग और स्मोकिंग में एक ही चीज कॉमन है कि दोनों में वो धुआं जो उड़ता है, दैट इज अ फीलिंग विच द पेशेंट लाइक्स, द पर्सन लाइक्स, कि मैं वो स्मोक करता हूँ तो मुझे वो धुआं छोड़ने में अच्छा लगता है। वो धुआं का फैक्टर को ये वेपिंग विल हेल्प आउट, कि धुआं, when the person takes vaping, when he exhales it out, he feels good that the vape is coming out, but उसका side effect जो tobacco का होता है वो नहीं होगा, no cancers, no excessive lung damage, still there will be lung damage but not excessive. Nicotine of course will cause an addiction, अगर nicotine डालोगे तो nicotine addiction होगा, flavor डालोगे तो flavors में भी तकलीफ होती है, and there is a concept called as oil न्यूमोनाइटिस, कभी कभी वो ऑयल जो यूज करते हैं उसमें वो इनहेल हो जाता है लंग्स में और वो एक लंग डैमेज कॉज करता है जहाँ पे निमोनिया डेवलप हो जाता है, नॉट ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम्स, ऑयल न्यूमोनाइटिस बोलते हैं, जो वेपर का वेप ऑयल होता है। अब इसके अलावा वेपिंग इंडिया में अगर लोग यूज़ करते हैं तो काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास आते भी हैं और वो बोलते हैं कि स्मोकिंग मैंने बंद कर दिया, मैं अभी वेप के अंदर ही कभी कभी निकोटिन डाल के लेता हूँ, और कुछ लोग तो खाली वेपिंग खाली यूज़ करते हैं विदाउट निकोटिन, वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो येस, वेपिंग हेल्प्स टू कर्टेल योर स्मोक्स, एंड बीडी ऑफ कोर्स, बीडी तक आना मुश्किल है गांव में, बट एटलीस्ट वेपिंग से। बट इसका गलत उपयोग इंडियंस कैसे करेंगे? इंडियन डायस्पोरा में वेपिंग दिखा तो जो लोग स्मोक नहीं भी करते हैं वो लोग भी वेप खरीद लेंगे। एग्जैक्टली। अगर मेरे रिलीजन में मुझे सिखाया जाता है कि स्मोकिंग मत करो, तो मैंने भी जब वेपिंग देखा तो वो बनाते थे ओज एंड एवरीथिंग, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है, अरे क्या बना रहे हैं, क्या अच्छा लगता है, वीडियोस देखते हैं, लाइक्स करते हैं। अगर मैं अपने ये लेवल पे नहीं सोचूं, ग्राउंड लेवल पे, तो मैं वो वेपिंग खरीद भी लूं, हाँ। क्योंकि वो है ही इतने, जो बच्चे आज यूके में तो करते ही हैं, जबकि वो कभी स्मोक नहीं करते थे। तो इंडिया में भी प्रॉब्लम ये है कि कुछ जगह लीगल है, कुछ जगह इलीगल है। जहाँ पे इलीगल है उसका रीजन ये है कि बच्चे लोग अगर 14-15 ईयर्स, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स के लोग लेना शुरू कर देंगे विदाउट स्मोकिंग, तो इनएडवर्टली ये लोग कहीं ना कहीं स्मोक्स तक भी पहुंच जाएंगे। वेपिंग करते करते स्मोक्स बोलेंगे, अरे वेपिंग करे तो एक बार स्मोक करके देख ही लेते हैं। तो जो अगर समझो 100 लोग चालू नहीं करने, अब 100 में से 10 लोग स्मोकिंग करने वाले थे, तो अगर 100 में से 80 लोगों ने वेप खरीद लिया, तो 80 में से 40 लोग तो लेंगे ही लेंगे स्मोक। ये चांसेस हो सकता है, इसकी कोई स्टडी नहीं है बट चांसेस हो सकता है। तो वो चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आई फील इंडिया में अगर वेपिंग ला रहे हैं तो उसी को प्रिस्क्राइब
होना चाहिए वो लेना चाहिए, जिनको स्मोकिंग बंद करना है। लेकिन उससे पहले मैं अपने पेशेंट्स को यही गाइड करता हूँ कि अगर देखो स्मोकिंग छोड़ना एक रात का काम नहीं है। आई टेल माई पेशेंट्स की यू बीन टेकिंग हाउ मेनी सिगरेट्स, 10 सिगरेट्स सर पर डे। आई टेल देम फॉर दिस एंटायर वीक यू टेक 9 सिगरेट्स पर डे। बोलते सर कल बोलोगे तो छोड़ूंगा तो नहीं होगा, तो मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, 9 सिगरेट्स लो, एवरीडे 9 सिगरेट्स करो, मेरा ट्रीटमेंट भी करो, आराम करो, एंड नेक्स्ट वीक 8 सिगरेट्स करो पर डे, 7 करो, 6 करो, 5 करो, ऐसे करते करते 6 मंथ्स में या 3 मंथ्स में आप 1 सिगरेट पे आ जाओगे या 2 सिगरेट्स पे आ जाओगे। फिर वो हाफ सिगरेट जो होता है इसको ब्रेक यूज करने के बाद यू जस्ट ड्रॉप इट डाउन एंड उसको स्क्वीज कर दो शूज के नीचे, ताकि हाँ गया हो गया। उसके बाद कोई सिगरेट नहीं, तो वो कंट्रोल आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बॉडी रिवाइव करेगी अपना खुद का एस्टाइल कोलिन, खुद का रिसेप्टर्स को रिवाइव करेगी, बेटर करेगी। ये एक तरीका होता है। एक तरीका होता है साइकेट्रिस्ट के पास मिलना, वो लोग अपने मेडिकेशंस देंगे, उससे वो लोग ठीक होंगे और वो स्मोकिंग छोड़ देते हैं। तीसरा तरीका होता है कि वो वेपिंग यूज करते हैं और काफी पेशेंट्स यूज करके वो स्मोकिंग बंद कर चुके होते हैं। बट वेपिंग में से निकोटीन से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज इट इज अ वेरी इजी सोर्स, ना डैमेज कर रहा है, ना खांसी दे रहा है, ना तकलीफ दे रहा है। वेपिंग पूरा दिन करते रहते हैं, जेब में रेडी रहते हैं, तो वो निकोटीन का डिपेंडेंसी बढ़ा देता है। एंड मोर कोई भी चीज ज्यादा यूज करो तो तकलीफ देगी। वेप में भी जो वेपर जाता है वो लंग को रिएक्ट करता है, लंग को बोलता है कि आई एम हियर, यू डू समथिंग अबाउट मी। लंग थिंक्स दिस इज अ एनिमी, इट सेंड्स लॉट ऑफ इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स, इट कॉजेज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, डैमेज होता है एयरवेज, एंड एयरवेज स्टार्ट टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ सिक्रीशंस, ड्राई कॉफ, सिक्रीशंस, वीजिंग, चेस्ट पेन। और जो लोग स्मोक करते हैं तो ऑलरेडी उनका लंग डैमेज होता है, उनको सीओपीडी, अस्थमा होता ही होता है, और वो लोग जब ये वेपिंग पे जाते हैं तो वो और ट्रिगर करने की कोशिश कर सकता है। तो कहीं ना कहीं उनको वेपिंग करके छोड़ना पड़ता है। राइट, क्योंकि मतलब कैसा है कि क्या बोल रहा था मैं, हाँ आई रिमेम्बर दैट। सो मैं भी वेपिंग के बारे में पढ़ ही रहा था टू आस्क यू क्वेश्चंस कि अरे दिस आई थिंक दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो वेपिंग का यार मैंने जो स्टडीज पढ़े तो उसमें ऐसा है कि, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लॉन्ग टर्म स्टडीज हुए नहीं अभी तक। बराबर, बिकॉज न्यूली 2019 में तो एक कॉम्प्लिकेशन हुआ था यूके में, जिसमें ई वैली हुआ था। हाँ बस। तो हमको अभी तक ये भी पता नहीं है कि वेपिंग से भी कैंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, शायद हो भी सकता है। यस, वो अब तक पता नहीं है। वो ना प्रूव कर पाए हम, और इसकी लॉन्ग टर्म स्टडीज लगती है। वेपिंग कंपनी जो मार्केट में लाई हैं वो भी इंजीनियर्स के थ्रू लाई गई हैं, तो वो भी सोच समझ के लाई गई हैं, ऐसे ही मार्केट में नहीं लाया है। अब लाया है तो उसका सही उपयोग स्मोकर्स कर रहे हैं, वो लोग अपने आप को उससे प्रिवेंट करके वाटर वेपर पे जा रहे हैं, सिंपल। वो भी आस्ते आस्ते वेपिंग कम करते जा रहे हैं। मतलब पेशेंट्स लर्न कर रहे हैं कि मेरे को अभी जरूरत नहीं पड़ी निकोटीन की, तो मैं वेपिंग भी आस्ते आस्ते कम कर रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट अल्टीमेटली न्यू जनरेशन या फिर जो यंग जनरेशन है जो स्मोक्स करना चाहती है, तो उनको तो वेपिंग और स्मोक दोनों ट्राई नहीं करना चाहिए। राइट। तो वेपिंग का जो कैंसर स्टडीज है वो अभी तक पूरा नहीं है, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, वो फ्यूचर में आएगा। जैसे हम अगर 10 कदम आगे तो यूएस इससे और आगे है, या यूके, यूरोपियन कंट्री जो आगे, उन्होंने रैनिटिडीन जो लॉन्च किया था आज से 80-90 साल पहले, उसके पीछे 72 ईयर्स की कुछ स्टडी हुई है, 72 ईयर्स की, 80 ईयर्स की स्टडी हुई है, जहाँ पे उन्होंने एवरी 40 ईयर्स में एक स्टडी की, मतलब कि क्या ये कैंसर कॉज करता है क्या। And they found that 2.38 times it is responsible for triggering it. Not, किसी को कैंसर ऑलरेडी होगा तो 2.38 times is a very minuscule amount, बहुत छोटा अमाउंट है कि वो कैंसर को आगे बढ़ा सकता है। बट स्टिल दे फाउंड कि वो 78 में जिनको कैंसर हुआ उन्होंने स्टडी की, उनको पता कि क्या क्या यूज करते थे और कितना लॉन्ग टर्म यूज करते थे। तो फाइनली द प्रोडक्ट इज आउट ऑफ यूरोपियन यूएस मार्केट। मतलब मुझे पता है रैनिटिडीन, not specific brand I'm talking about. I read about it. Ranitidine 2.38 times to 2.68 times कुछ तो था। एंड आपको आज ranitidine मार्केट में नहीं मिलेगा, जहाँ मिल रहा है वो गलत है। मतलब उससे आपको नहीं कि आज खाए तो कल कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट they have स्टडीज में मिला है, they have a moral responsibility as pharma companies that they keep on studying. That is what you asked me in the first place, कि how are homeopathics and ayurvedics doing on the studies? These people have gone beyond that. They are doing 80 years, 40 years का study in which they find that if this drug is not causing by itself, even if it is causing 1.2 times also, we will just remove it out. तो ranitidine is not in the market as such. बहुत कम जगहों पे मिलता है, और वो भी something as simple या as seemingly innocent as ranitidine। हाँ, उन्होंने बाकी ड्रग्स का चेक किया अपनी कंपनीज का, तो उसमें नहीं मिला। इसमें कुछ मिला। कुछ ड्रग्स का रेगुलर चेकअप होता था, जैसे पीछे टीबी के ड्रग्स हम दिया करते थे, कानामाइसिन, ये सब इंजेक्शंस दिया करते थे पेशेंट्स को, तो दे यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ हियरिंग लॉस व्हिच इज एक्सेप्टेबल साइड इफेक्ट। बट देन दे केम अप विद मोर स्टडीज इन लास्ट 3-4 years एंड वी आर नाउ टू अ ड्रग रेजिम जिसमें
इंजेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है. अच्छा. ओनली टैबलेट्स फॉर MD और TB. दैट इज हाउ ह्यूमंस लर्न, ह्यूमन अंडरस्टैंड. पेशेंट्स को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या है, तुम्हारे से तो तुम्हारा इसमें दिमाग तो लग नहीं रहा है, तुम नॉलेज लेके आए नहीं हो, तुम रिसर्च वर्क नहीं कर रहे हो. तो जो दिग्गज लोग कर रहे हैं रिसर्च वर्क, वो जो रिसर्च कर रहे हैं बड़े बड़े लोग, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट की प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या है. तो दे विल कीप ऑन रिसर्चिंग. एवरी ड्रग विल बी रिसर्च्ड एवरी टाइम. 10 साल चलने के बाद भी, जब एनिमल स्टडीज ह्यूमन स्टडीज होने के बाद जब मार्केट में लॉन्च होती है, तो भी ये रिसर्च चलते रहता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कुछ हैं क्या, वैसा रहता है. राइट. तो आज आप सोचेंगे, आपकी उम्र 50 साल है और आप जीने वाले हो 70-80 साल तक, और आप सोचेंगे मैं 30 ईयर्स के बाद जब स्टडी आएगी तो डिसाइड करूंगा कैंसर होता है कि नहीं, तो मतलब नहीं है. आपको अगर आज ट्रीट होना है, बेटर होना है, तो होम्योपैथ लो, आयुर्वेद लो या एलोपैथी लो, आपको दवाई लेनी है. और आपके 20-30 साल जो जिंदगी बची है वो जीना है आपको. यंग भी हो, 25 को, तो आपको लेना ही पड़ेगा. पैरासिटामोल से क्या डैमेज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो लॉन्ग टर्म रहेगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए आपको आराम तो चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास. नहीं तो आप अगेन द सेम लाइन, फिर आप रिसर्च वर्क में आइए. वो तो फिर इधर ये साइड में आ जाएंगे. अरे यार, ये हुआ था, पता है, मतलब हम जब भी इंटर्नशिप कर रहे थे तभी सो सम रिलेटिव्स, दे ऐसे होते हैं रिलेटिव्स कि जो वायलेंट हो जाते हैं, जो एकदम रूडली बात करते हैं. बराबर है. सो तभी आई हैड सीन दिस एग्जांपल ऑफ टॉन्टिंग एंड डॉन्टिंग. तभी कुछ एक्सीडेंट हुआ था, वो आए थे तो उसको सूचर करने थे. तो हमारे जो रेसिडेंट थे बहुत केपेबल थे, काफी होनहार थे, वो कर रहे थे काम अपना. अब पेशेंट चिल्ला रहा है, उसको आई थिंक ठीक से एनेस्थीसिया बैठा नहीं, या वो भी वो देख के चिल्ला रहा था. वो अल्कोहलिक होगा, वो गांजा फूकता होगा, वो दुनिया भर की कॉफी पीता होगा, तो उसको वो एनेस्थीसिया कितना ही लगेगा हमको भी पता है कि कितना भी दो. ऐसे होता है ऑन टेबल पेशेंट को सुलाते और सोता ही नहीं है. तो जब उसको पूछते तो गांजा फूकता है या फिर तंबाकू खाता, बोलता बहुत खाता हूँ. कुछ लेडीज में भी होता है. तो वैसे तो उसको सूचर कर रहे थे, तो उसको पेन हो रहा था, उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था. तो उसके रिलेटिव चिल्ला रहा है, ये आप क्या कर रहे हो, ये ऐसे कैसे कर रहे हो, ठीक से करो. तो हमारे जो रेसिडेंट थे उन्होंने कहा, स्कैल्पेल लेके उसको पॉइंट किया, ले तू कर फिर. वो बात वही है ना. आप रात के 12:30 बजे, 2:30 बजे या सुबह के चानन में आप 10 बजे लाते हो पेशेंट को, जो एक्सीडेंट हुआ है, पेट खराब है, वॉमिटिंग कर रहा है, या फिर उसको बहुत बड़ा कट लगा है, गैश लगा है. उधर एक डॉक्टर आपकी हेल्प कर रहा है, वो भी एक कम मात्रा की इनकम में. जो इनकम में आप काम करते हैं आपको ही कम लगता है. तो डॉक्टर्स को सोचो, वो पैसे का उस टाइम सोचता भी नहीं है. वो सूचर कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि ब्लीडिंग रोको, क्योंकि आप लिग्नो के एक पॉइंट तक दे सकते हो. आप 10 सीसी, 20 सीसी, 50 सीसी नहीं दे सकते. वो हार्डन हो जाएगी एरिया, उसमें डिफिकल्टीज हो जाएगी सूचर करने में. तो जितना दे सकते हैं, बाकी पेशेंट को जो गिरा है उतना दर्द तो सहन करना पड़ेगा. बात यही हो गई ना कि हमको दारू भी पीनी है और दवाई भी नहीं चाहिए, यही बात होगी. तो तुम दारू पियो, तुम एक्सीडेंट करो, तुम गिर जाओ, तुमको लग गई है, और तुम लगने के बाद हम तुमको सूचर करके दे रहे हैं, तो सूचरिंग में अगर पेन हो रहा है तो थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है. वो विल पावर इनका कब निकलता है, जब पेशेंट एडमिटेड है, वेंटिलेटर में था, नहीं, पेशेंट का विल पावर बहुत अच्छा है, वो बाहर आएगा. तो ये विल पावर कहाँ जाता है, जब पेशेंट को सूचर करते हैं. तो सूचर करो, या फिर तकलीफें सब झेलते हैं, हम भी झेलते हैं. हमारे डॉक्टर्स तो छुट्टी भी नहीं लेते जब उनकी बीमारी होती है. तो सब झेलते हैं, सब काम करते हैं. एक दूसरे को समझना पड़ेगा लोगों को कि सामने वाला डॉक्टर अगर काम कर रहा है तो आप बीच में दखलंदाजी नहीं कर सकते. उनको अपना काम, आपसे देखा नहीं जाएगा वो दर्द और वो सब, तो बाहर जाइए, डॉक्टर्स अपना काम करें. इसलिए हॉस्पिटल में ICU से बाहर पेशेंट को रिलेटिव को रखा जाता है, और कुछ टाइम दिया जाता है. पूरा टाइम नहीं दिया जाता, क्योंकि इन्फेक्शन के रेट बढ़ते हैं और पेशेंट को वो हालत नहीं देखी जाएगी कि क्या कर रहे हैं हम पेशेंट के साथ, ठीक कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वगैरह. तो ये ह्यूमन नेचर ही है जो हमको फेस करना पड़ता है, काउंसलिंग करना पड़ता है, कहीं कहीं टॉन्टिंग नेचर लेके आना पड़ता है, और तब जाके लोग थोड़े से शांत हो पाते हैं, समझ पाते हैं, वैसा रहता है. और टॉकिंग अबाउट द, क्या बोलते हैं, हार्ड कोर चेस्ट मेडिसिन, जो क्या बोलते हैं, जो एवरीडे प्रॉब्लम्स आप देखते हो या एवरीडे कंप्लेंट्स लोग लेके आते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मुझे पूछना है एस्थमा और COPD के बारे में. सो I want to create as much awareness as possible about these two conditions, because these two conditions are thrown around very casually. आपका एस्थमा है, आपको COPD है. बराबर. तो क्या लोगों को इसके बारे में जानना जरूरी है कि वो हमेशा रहेगा, वो जाएगा नहीं कभी? What is the situation? I face this every day. So chronic कफ्स के पेशेंट होते हैं, उनको पता ही नहीं होता उनको एस्थमा है. हाँ. एस्थमा लोगों को इंडिया में लगता है कि दमा है. नहीं, एस्थमा का मतलब होता है छाती भरना, छाती दुखना, वीजिंग होना, चेस्ट पेन, चेस्ट टाइटनेस, हेवीनेस, एंड थोड़ा बहुत ब्रीदिंग डिफिकल्टी आया तो आया. डस्ट, स्मोक,
वाटर, वेदर, कोल्ड वाटर, फ्राइड ऑयली स्पाइसी फूड, ठंडा पानी, ठंडा वातावरण से तकलीफ हो जाना, स्ट्रेस, एंजाइटी, एसिडिटी से भी खांसी बढ़ती है। और ये सब फैक्टर जब मिलके पेशेंट को बार बार ब्रोंकाइटिस लाते हैं तो लोग यूज करते हैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। एलर्जेटिक इस नया वर्ड, एलर्जेटिक ब्रोंकाइटिस, सीजनल ब्रोंकाइटिस। नहीं, सिर्फ सीजन में होता है तो होता तो है, दैट इज ओनली कॉल्ड एज अस्थमा। अस्थमा इज लंग और ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, लंग हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। वहाँ पे हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपको नेबुलाइजर्स, इनहेलर्स लेना पड़ता है, इनहेलर्स देते भी हैं। सो अस्थमा पेशेंट्स को आइडिया ही नहीं होता इसके बारे में, तो हमें उसमें एक रोल प्ले करता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जब पहली बार आए ट्रीटमेंट हो गया, दूसरी बार आए तो मैंने उनको इनहेलर दे दिया, उनको समझाया बैठा के कि आपकी पीएफटी की है, आपकी ब्लड रिपोर्ट की है। मैं तो पेशेंट्स को सीधा बोलता हूँ जब मेरे क्लिनिक में आते हैं कि मैं आपसे 2 टेस्ट करवा रहा हूँ, पीएफटी और ब्लड रिपोर्ट। ये आप आज नहीं करोगे तो कल तो कान पकड़ के करवाऊंगा मैं। आपकी वो बोलेंगे सर हम ब्लड रिपोर्ट कहीं बाहर से करें, मैं बोलता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो बोलते हैं पीएफटी रिपोर्ट तो मैं कुछ स्पेशल, जैसे मैं स्पेशलिस्ट हूँ तो कोई स्पेशलिस्ट लाता हूँ मैं। वो डोंबिवली से आते हैं, टिटवाला से आते हैं, दूर दूर से आते हैं अपनी मशीन लेके। वो मशीन में जब वो टेस्ट करते हैं तो उसकी पूरी रिपोर्ट मिलती है, डिटेल्ड रिपोर्ट मिलती है, उसका आप डेफिनेटली खर्चा बढ़ते हो। उसी में हम जब उसको ट्रीट करते हैं और डायग्नोसिस मिल जाता है हमको, देखो ये पीएफटी आपका प्रॉब्लम है, ये ब्लड रिपोर्ट में एलर्जी है। अब ये तो बहुत आसान हो गया कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा, पेशेंट मान जाता है। दूसरा पेशेंट बोलता है कि सर मुझे तो आपकी दवाइयों से फर्क पड़ा, बट नेबुलाइजर पीएफटी और ब्लड रिपोर्ट तो नॉर्मल आया मेरा, तो मुझे तो अस्थमा नहीं है। मैं बोलता हूँ कि 1 हफ्ता रुक, 2 हफ्ता रुक। और ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट को भी बोलता हूँ जिसको एलर्जी प्रूवन है। 2 हफ्ते बाद वो बोलते हैं सर फिर से खांसी शुरू हो गई, तो मैं बोलूँगा क्या करोगे, यही नेबुलाइजर करोगे, यही इनहेलर यूज करोगे। तो मैंने तुमको 2 ओपीडीज दे दी है, मेरा काम उधर कंप्लीट हो गया, मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ चुकी है कि डॉक्टर साहब ने हमको फर्स्ट ओपीडी और सेकंड ओपीडी में क्लियर बता दिया कि ये प्रॉब्लम रह सकती है लाइफ लॉन्ग। और कुछ रिपोर्ट्स तो क्लियर कट मिरर इमेज है कि ये रहने ही वाली है। तो अस्थमा, सीओपीडी ये जाता नहीं है, ये रहता है। इट इज अ कंट्रोलेबल डिजीज, नॉट अ ट्रीटेबल डिजीज। देयर आर ट्रिगर फैक्टर्स व्हिच आर ट्रीटेबल लाइक फंगस एंड वर्म्स एंड पिजन्स, जो हमारे महाराष्ट्र में अब बोला गया है कि मुंबई में स्पेशली कि वो जो पिजन्स का जो केंद्र है जहाँ पे पिजन्स रहते हैं वो सब बंद करना है। तो वो सब बंद करने का बाद पिजन लवर्स को शायद पसंद ना आए, मैं भी एक एनिमल लवर हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं कि एट द एक्सपेंस ऑफ लोगों की हेल्थ के हिसाब से, बिकॉज पिजन्स कैरी माइकोप्लाज्मा, क्लमीडिया, लियोजिनेला, ऑल अटिपिकल निमोनियाज, जिसके लिए आप एजिथ्रोमाइसिन ऐसे ही खाते हैं और हम आके क्लैरिथ्रोमाइसिन देते हैं, क्लैरिबिड, वो खाने होता नहीं है, उसमें एसिडिटी होती है। और उसके साथ साथ एक फंगस होता है एस्परजिलस करके, उसके 2-3 टाइप के वो उसमें पाए जाते हैं। तो पिजन्स के ड्रॉपिंग से ही काफी, एसी के बाहर पिजन्स के ड्रॉपिंग्स होते हैं, तो अपने एरियाज आपको खुद ही क्लीन करने पड़ेंगे। देखो भाई सुन लो, हम डॉक्टर्स जब आपको पूछते हैं आपके आसपास पिजन्स है क्या, वो हम ऐसे ही आपका एनवायरनमेंट पूछने के लिए या आपका हालचाल पूछने के लिए नहीं पूछ रहे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर डॉक्टर ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि अरे आपके आसपास पिजन्स है क्या, तो दे स्टार्ट डाउटिंग द डॉक्टर, ये पिजन्स के बारे में क्यों पूछ रहे हैं यार। Now, one of my patients, I learned this from Dr. House. So we learn everywhere. You have to do what Dr. House is a serial, is a series. But उसमें से what, not to learn everything, but to learn that in one episode they did a thing जहाँ पे they went to the house, patient's house and searched everywhere कि what was the main source of the infection, and they found it because everywhere was कचरा वगैरह, everything was there. Similarly, patient जब lie कर, see patient lies, that's for sure. और जब वो झूठ बोलता है तो वो दिख भी जाता है अगर आप पूछते जाओगे तो ऐसे पॉइंट पे जब पेशेंट को पूछते हैं आपके घर में कहीं धूल मिट्टी नहीं, कुछ नहीं है सर, आप सिगरेट नहीं पीता नहीं सर। तो एक बार मैंने पेशेंट को मैसेज आया सर खांसी जाने वाला, घर का जरा एक वीडियो दिखाना जरा। जब घर का वीडियो देखा तो दीवारें पूरी गीली हैं, उसमें ये है, तो दैट इज द मेन सोर्स ऑफ, यहाँ से नेबुलाइजर जा रहा है, यहाँ से स्मोकिंग चालू है, यहाँ से आप एक्सपोज भी हो रहे हो, स्मोकिंग नेबुलाइजर और धूल मिट्टी नेबुलाइजर। तो क्या फायदा, आप स्मोक भी करोगे, आप बीड़ी पियोगे, आप खाना बनाओगे लेकिन उसका एग्जॉस्ट अच्छा नहीं है। फीमेल्स को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, चूल्हा एक्सपोजर। अब मैं पूछता हूँ पेशेंट को, एज है 60 इयर्स की, आपने चूल्हे में कभी काम किया? हाँ वो तो 15 साल की थी तभी काम किया था, 16 साल की गाँव में थी तब। लेकिन उससे क्या होता है? मैं बोला वही तो लंग डैमेज करके चले गया। एक हुक्का 100 सिगरेट के बराबर, तो एक जो फूंकना होता है वो भी इसके बराबर ही होता है, सिगरेट्स के बराबर। वो फूंकने से धुआं अंदर जाता है तो एक खांसती है। अब जब 60 साल की हो जाती तो हर एक लेडी या जेंट्स को चलने में दम लगता है, खांसी होती है, खराश होती है, वो एज वाला अस्थमा होता है, सेनाइल इंड्यूस्ड अस्थमा। लेकिन देन दीज पेशेंट्स को जब ज्यादा होता है ना तो वी आस्क देयर हिस्ट्री, क्या काम करते थी? मैं पहले कपड़े सिला करती थी, मैं वो कॉटन को साफ किया करती थी, मेरे पास एनिमल्स थे, मैं फार्मर थी,
या मैं चूल्हे में काम किया करती थी, या आदमी है तो मैं लेथ मशीन में हूँ। लेथ मशीन का जो ओनर है वो भी खुद कभी कभी पेशेंट बन के आते हैं, बिकॉज वो एक्सपोज हो जाते हैं इसी बोलते नहीं तो मैं तो एसी में बैठता हूँ, मैं तो फाइनेंसेस देखता हूँ और सिर्फ काम हो रहा है कि नहीं वो देखता हूँ, और मास्क पहन के बाहर जाता हूँ। मैं बोला तू जिधर भी जा रहा है ना उधर भी सब है, तो बाहर जूतों में लेके जा रहा है, घर पे लेके जा रहा है, वैसा। तो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन हिस्ट्री। हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। इफ यू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री then the test will be valid and patient will do it and he'll get the results. Wait a minute, you just said कि एक हुक्का 100 सिगरेट के बराबर है। हाँ, ऑलमोस्ट ये पूरा ये बोला नहीं गया है, अच्छा। बट ये टर्म मैंने अपनी बुक्स में ही पढ़ा था कि 1 हुक्का इज 100 सिगरेट्स, जहाँ पे एक हुक्का पूरा खत्म करता है एक आदमी, समझो अभी तो 10 लोग खत्म करते हैं, 5 लोग खत्म करते हैं, बट हुक्का इज अगेन डैमेजिंग, इट कॉजेज लंग डैमेज। मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड भी इससे गुजर चुका है। रातों रात फोन आया था कि जब मैंने बोला एक्सरे कर तो फुल लंग वाइट आउट हो चुका था, और वो उसको स्टेरॉइड्स देके एंटी इन्फ्लेमेटरी देके उसको सेटल किया था हमने घर पे बैठे बैठे। तो हुक्का इज डैमेजिंग, बॉन्ग इज डैमेजिंग, एवरीथिंग इज डैमेजिंग, बट द एंड आप अपने कॉलेज लाइफ में जो करते हो करो, बट एक उम्र आ जाएगी 30 के ऊपर जब आपकी बॉडी नहीं ले पाएगी। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप 20 to 30 में सब करो, ट्राई टू अवॉइड एज मच एज यू कैन। क्योंकि ये आई थिंक ये तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है यार कि सिगरेट नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं बीड़ी नहीं पीता सर, मैं हुक्का पीता हूँ। हाँ, हुक्का में भी तो वही प्रॉब्लम है, धुआं आ रहा है, वो कोयला जल रहा है, उसका वेपर भी उड़ता है, वो सब पार्टिकल साथ साथ में आते रहते हैं, तो वो भी डैमेज करता है। ओह, सो समथिंग वेरी वेपर है, बट कोयला है, या बर्निंग कोयला है। एग्जैक्टली, इसमें कोल है, कोल का पार्टिकल्स निकल के लंग्स में डिपॉजिट होता है, तो कुछ ना कुछ वो गर्म कर रहा है तो वो भी उड़ रहा है वहां से, वो भी एक्सपोज करता है, और वेपर के साथ वो हैवी पार्टिकल्स बन के अंदर जाते हैं। और जितना अगर आप वेपिंग पकड़ो तो वेपिंग फिर भी एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, वो क्लियर है, उसमें खाली लिक्विड डाला, वेपर डाला और हो गया। इसमें वैसा नहीं, इसमें बहुत कुछ चीजें होती हैं जो। What is the message that you would like to give your patients? Choose your doctors wisely. Choose hospitals, only those hospitals जहाँ पे you can spend enough amount of money to save your patients, or to give a proper respect to your patients while they're going towards God if they're dying. And early diagnosis and prompt treatment should be your motto as well. Give time to your fellow doctor, a day, 2 days, 3 days to find out the problem, and listen to your doctors when they tell you कि admit हो जाना जरूरी है। जब वो सही टाइम पे बोलते तो एडमिट होकर ठीक हो सकते हैं, कभी कभी वो डिले करते तो प्रॉब्लम्स हो जाती है। यही एग्जैक्टली ये आपने जो कहा ना, आई एग्री विद दिस कि गिव योर डॉक्टर सम टाइम। डॉक्टर भी ऐसे कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर रहेगा, ऐसा नहीं वो तुरंत ट्रीट कर देगा। बराबर, इट टेक्स टाइम, यू हैव टू गिव टाइम। इट टेक्स 15 days समटाइम, इट टेक्स 1 month समटाइम, इट टेक्स 2 months समटाइम, या फिर 2 दिन में पेशेंट को थोड़ा बेटर भी फील होता है, बट यू हैव टू गिव टाइम, ट्रस्ट द प्रोसेस, trust the medications, and then you can decide about the opinions. You don't take opinions to cancel out the diagnosis. You take opinions if you're not getting better. I was not going to practice in Thane and Navi Mumbai. I was going to practice in Bombay, but Mumbai side. But वहाँ पे मैंने थाने के अपने एरिया के पेशेंट्स को देखा आते हुए, they are like कि आज हम यहाँ पे एक डॉक्टर को दिखा रहे हैं और दोपहर को 2 बजे हिंदुजा में भी अपॉइंटमेंट है। I mean 2 हॉस्पिटल्स में आप सेम चीज के लिए अपॉइंटमेंट्स के लिए, then you are asking me also as a junior, ये सब सही है कि नहीं? That is called as stupidity. आप ओपिनियंस लो, जहाँ आपको डायग्नोसिस मालूम है, ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो। जहाँ नहीं इंप्रूवमेंट है तो यू कैन गो बाय दी गूगल एंड यू कैन गो बाय दी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और डॉक्टर्स रेफरेंसेस फॉर द ओपिनियंस। These are the 3-4 pointers जो follow करना चाहिए। Give your doctor time, give the hospital time. Hospitals are not your enemies, they are your friends. They will admit you. Of course, friends will also charge you. So you have to pay the money for the price and the treatment which you're getting over there. And trust your doctors, trust the sisters. छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, कभी मौसी अच्छी नहीं होती, कभी मामा अच्छा नहीं होता है, कभी सिस्टर्स अच्छी नहीं होती हैं, उसने ये साफ नहीं किया, तो उसके वजह से आप हॉस्पिटल को दोष या डॉक्टर को दोष नहीं दे सकते। लोग लिखते हैं कि डॉक्टर इज वेरी गुड, हॉस्पिटल इज वेरी गुड, ट्रीटमेंट इज वेरी गुड, बट टीपीए डिपार्टमेंट इज बैड, तो उसमें यू ब्रिंग डाउन द हॉस्पिटल स्टेटस फ्रॉम 5 star to 1 star, दैट इज बैड। राइट, अमेजिंग यार, वी हैड अ वंडरफुल टाइम, बहुत सारी चीजें सीखने मिली। Thank you. And thank you. It was nice meeting you as well. And for coming on this show, for yes, definitely giving us those insights, and of course यार बहुत टाइम बाद मिले, अच्छा लगा। Same here यार।